बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जी हाँ, और फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और सियासी पारा भी हाई है और इसकी तपिश अब तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुकी है। हुकूमत की जानिब से आज सेनेट में आईनी तरमीम का मसवदा पेश करने का ऐलान किया गया था और ये तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे भी देगा, जिसका मतलब ये होगा कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जिस तरह का मर्जी हो। ताहम इलेक्शन कमीशन का इजलास तो बेनतीजा ख़त्म हुआ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का मखसूस नशिस्तों पर एक और वजाहती ऑर्डर सामने आ गया है। ये टाइमिंग डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात वाज़ेह करते चलूँ, एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ने ही वजाहत मांगी थी। 8 जजेस ने वजाहती ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती फैसले पर अमल करना होगा और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर फैसले के जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन बगैर मजीद वजाहत तलब किए हमारे हुक्मनामे पर अमल दरामद करने का पाबंद है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव की जो टर्म इस्तेमाल की जा रही थी इस एक्ट के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लागू नहीं होती। दूसरी जानिब आईनी तरमीम का जो फाइनल राउंड, अब मेल मुलाकातें और राब्तों में इतनी तेज़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं, और मौलाना साहब तो सबकी तवज्जो का मरकज़ है। बकौल उनके मैं पाकिस्तान चला रहा हूँ और रात को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब ने उनसे मुलाकात की। आज भी उनकी बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। अभी तक पेश तो नहीं हुआ, अलबत्ता सेनेट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मसवदे को मंजूर कर लिया है। यहाँ आपको ये भी बताता चले, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मसवदे की मुख्तलिफ आरा और कॉपियाँ भी हैं। क्या इसके कि जब बहस के लिए सामने पेश होगा तो तब उसको हम ज़्यादा अच्छे से गौर व खौस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बहरहाल वाज़ेह तौर पर है। खुर्शीद शाह साहब की जानिब से दावा किया गया था कि मुतफ़िका तौर पर इस मसवदे को मंजूर किया गया है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म के मसवदे पर इत्तफाक नहीं किया, जबकि बैरिस्टर गौहर आज शाम में जब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले तो उन्होंने ये कहा था कि मौलाना की बेशतर तजावीज़ पर हमारा इत्तफाक हो चुका है आईनी तरमीम के जो JUI का मसवदा, लेकिन हमें कल इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, क्योंकि 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त हो चुका है। हमारी अब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएगी, उनसे हम फाइनल लॉन्डिंग लेंगे। बहरहाल मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट में 26 तजावीज़ शामिल हैं, जिसमें से एक बार फिर आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। अपोजिशन की जमातें PTI, JUI फे और BNP मैंगल ये दावा कर रही हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग फुटेजेस भी हैं इस हवाले से कि हमारे रहनुमाओं पर वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है, किसी को रिश्वत की ऑफर दी जा रही है, किसी के अजीज़ो अकारब को उठाया जा रहा है, कुछ के रिश्तेदारों को ज़दोकोब भी किया जा रहा है। मौलाना ने भी रात को इस हवाले से अपने कंसर्न शो किया और उनको कहा जाता है कि ड्यूरिंग मीटिंग जब JUI से हो रही थी उस वक्त उन्हें पता चल गया था कि JUI के लोगों के साथ भी इसी तरह का कुछ जोर आजमाई हुई है। जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि अगर इस तरह जोर ज़बरदस्ती से इस आईनी तरमीम ने पास होना है तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, क्या इस बार तो सुबकी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, उसका क्या बना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कहीं नहीं था, लेकिन काबीना का इजलास भी इस वक्त जारी है। क्या हुकूमत आज ही तरमीम मंजूर कर लेगी? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ़ कराता चलें। राजा कमरुल इस्लाम साहब नून लीग के MNA, हमारे बहुत अच्छे शफीक दोस्त, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब सेक्रेटरी जनरल वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मलिक अहमद खान बंशर साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सवालों का आगाज़ इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम है राजा कमरुल इस्लाम साहब। मैं पहला, क्योंकि सारा आपके सर है, सारी जिम्मेदारी आपके पास है, नून लीग के पास है, मेरा पहला सवाल ये है, क्या आज बता दें आप लोगों ने मुसवदा पढ़ लिया, आप लोगों तक मुसवदा पहुंच गया? क्योंकि पार्लिमानी जो स्पेशल कमेटी थी उसने तो पास कर लिया, आप उसको किसी हद तक पढ़ने में कामयाब हुआ है, ये बताइएगा। और नंबर गेम पूरी है, पूरा एतमाद है, ये भी बताइएगा। पहली बात तो ये है, ये कोई गेम शेम नहीं है, ये एक बड़ा पाकिस्तान की आईनी तारीख का और इर्तिका का एक इम्पोर्टेंट डिसीशन है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें और इत्तेहादी जमातें बिलखुसूस उनका कंसेंसस हासिल करने में
तकरीबन कामयाबी हासिल हो गई है। तो वो इंशाल्लाह नंबर जाहिर है जब ले किया जाएगा तो नंबर पूरे होंगे तो ले किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत सी कहानियां आई, बहुत से मुसवदे आए। अभी जस्ट इस वक्त भी सोशल मीडिया पे भी और इवन डिफरेंट सहाफती हल्कों में डिफरेंट मुसवदे चल रहे हैं। यानी मुसवदा तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट को, कि जब वो पेश होता है असेंबली में ले होता है तो उसे कहते हैं ये ड्राफ्ट बिल है, यानी ये मुसवदा है। तो जब तक वो ले नहीं होगा उस वक्त तक टिल लास्ट टाइम उसकी नोक पलक संवारी जाएगी। लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं उनके मुतल्लक जो है वो तकरीबन हर जो बच्चा भी है, बड़ा भी है, नौजवान भी है, वो आगाह है। पिछले ये महीने डेढ़ से ये मामलात चल रहे हैं और ईच एंड एवरीथिंग पे डिस्कशन भी हुई है, थ्रैश आउट हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स से लेकर और दीगर बहुत सी ऐसी चीजें जो उस ओरिजिनल मसवदे में थी या नहीं थी, एंटी वो उन पे ज्यादा स्पेकुलेशंस हुई। तो वो सारी चीजें अब तकरीबन जो कंसाइज हुई हैं तो उसमें अदालती जो हैं आप कह सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं वो सरे फहरिस्त है और वही हैं, उसके अलावा कोई खास काबिल जिक्र चीज नहीं है। तो इंशाल्लाह वो अच्छा, मैं राय साहब आपकी मौजूदगी में एक सवाल ज़रा आपके सामने प्लेस करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत बदमाशी कर रही है, हमारे लोगों को बाकायदा फ़ोन करके थ्रेट किया जा रहा है, उनको लालच भी दी जा रही है और उनका कुछ की फैमिली मेरे पास इस वक्त घर के अंदर भी मौजूद है। और फिर सेनेटर साहिबा के हमने आंसू भी देखे पार्लियामेंट के इजलास के अंदर। मौलाना साहब के और PTI को तो खैर ये है ही है तहफ़्फ़ुज़ात कि ये सब क्या हो रहा है। इस मौके पर इन तमाम चीज़ों को हुकूमत जिम्मेदार है, जिम्मेदारी अपनी कंसिडर करती है, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती तो हो रही है कहीं ना कहीं। देखें, कुछ तो शायद कहीं ना कहीं, मैं अब जाहिर है आप जिन चीज़ों से पूरी तरह इन्फॉर्म नहीं होते उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहानियां बहुत ज़्यादा हैं। ये अभी लाहौर के वाक़े से आपको क्लियर हो गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा, बल्कि आवाम को भी अंदाज़ा हो गया कि ये बड़ा आसान है कि मैं चुपचाप अंदर घुस जाऊं और मेरे लवाकिन जो है वो शोर करना शुरू कर दें। उससे आजकल के ज़माने में फेम भी मिलता है, आजकल के ज़माने में व्यूज़ भी मिलते हैं, आजकल के ज़माने में यानी वो जितनी चीज़ें सोशल मीडिया की ज़रूरियात हैं या सियासी ज़रूरियात हैं किसी सियासी जमात की या किसी शख्सियत की, वो मिलती हैं। तो ये इस किस्म की कहानियाँ बल्कि ये एक साइंस का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। जिस तरह अभी वो एक लफ्ज़ जो आपने अभी मौलाना साहब के हवाले से कहा, तो मौलाना साहब ने जो कुछ भी फरमाया उसमें देखें अगर तो वज़ीर आज़म का और डिप्टी वज़ीर आज़म का उनके पास जाना जो है वो उस लफ्ज़ के ज़िम्मे में आता है तो आप देख लें। अगर वो उसका जाना अपना मौलाना साहब का या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उनके पास जाना और बार बार उन चीज़ों पे मुज़ाकरात करना या उनकी जमात के लोगों का खसूसी कमेटी के इजलास में आना, अगर ये सब उस लफ्ज़ बदमाशी के अंदर आता है तो फिर मेरा ख्याल है ये सरीहन कोई गलतफहमी थी या स्लिप ऑफ टंग थी जिसको कि खामखा बना दिया गया। और जहाँ तक तरीके इंसाफ का ताल्लुक है उसके कुछ लोगों को सूबाई मेंबरान सूबाई असम्बली या जो वो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हैं। भी आप देखें ये जो पिछले इस्लामाबाद वाले में और दीगर इस प्रोटेस्ट, मगर राजा साहब इतना कोइंसिडेंट नहीं होता ना। मेंगल साहब की पार्टी BNP अलहदा एक बात, मौलाना साहब के लोगों के साथ वही, चले PTI तो बोलती ही झूठ है, मगर सबके साथ कोइंसिडेंट तो नहीं हो रहा ना, कहानियां तो नहीं हो सकती इतनी सारी। मौलाना साहब से आप बात भी कर रहे हैं, साथ वो कहानियां भी सुना रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैंने कहा आप या तो बारात का ऐलान कर दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई हो रहा है तो कोई और कर रहा है, या इसको नेगेट कर रहे हैं। नहीं, पहले तो ये देखें ना कि कोई चीज़ हो भी रही है, यानी अजम्पशंस पे या हवाई बातों पे या इल्ज़ामात पे। इल्ज़ामात की सियासत में इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। अभी हालिया माजी करीब की तारीख में आप देखें तो क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगे। और फिर मैं बार मिसाल दूंगा कि अभी एक रिसेंट वाक़या जो हुआ, तो इल्ज़ामात की बुनियाद पे आप बरीयत का ऐलान करें या आप कहें जी जिम्मेदारी ले रहे हैं यानी कन्फेशन कर लें, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी ना। ठीक है, ठीक है। एक चीज जब तक कोई साबित नहीं होती कि किसी के साथ को हुआ है, हाँ जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो एज पर लॉ ऑफ द लैंड हुई हैं। हो सकता है वो FIR गलत हुई हो सकता है कि उसकी कोई तफसीलात में गलती हुई हो, वो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन
ऑल टुगेदर किसी चीज को ब्लैक या व्हाइट में जो है डिस्टिंग्विश करना। मैं हसन मुर्तज़ा साहब को शामिल करता हूँ ना, क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब की पार्टी बड़ा शेर व शक्कर है जी। आजकल मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने तो कायद-ए-आज़म का ख्वाब तक पीछे कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त सीधे। शाह जी, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप इतने सफ़र के बाद प्रोग्राम के अंदर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शाह जी, ये मौलाना साहब के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अख्तर मेंगल साहब के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PTI के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे लोगों को ना सिर्फ धमकाया जा रहा है, उनको लालच भी दी जा रही है, उनकी फैमिली को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। आप इसको महज अफवाहें कहेंगे मौलाना साहब की जानिब से, अख्तर मेंगल साहब की जानिब से, PTI की जानिब से, कि इस तरह के अनासिर भी कारफरमा हैं इस आइनी तरमीम को लेकर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो इसको अफवाह ही कहूँगा जी। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ का सबूत ना हो और कोई शख्स अगर किसी फाजिल मेंबर को, काबिल एहतराम मेंबर को धमकी दे रहा है या खौफजदा कर रहा है या उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, तो उनको उसका नाम ले देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हम कोई भी इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सारे पार्लियामान जो है वो बड़ी हमारे लिए मोहतरम है और उसके मेंबरान जो हैं वो बहुत काबिल एहतराम है। अगर कोई किसी को ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है तो यकीनन उस शख्स का नाम लेना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए, ठीक है, जो उनको ये कर रहा है। और वैसे कह देना तो मैं उसको यही कहूँगा कि ये एक अफवाह है या इल्ज़ाम तराशी है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अच्छा, वैसे जिंदगी और सियासत इतनी सहल है आजकल की कि नाम लिया जा सकता है? ये भी बताएं जरा आप, इतनी दलेरी मांगती है इस वक्त की सियासत? नहीं, आजकल क्या कोई इतनी खास कोई ऐसा आमरीयत नहीं है कि कोई सरेआम फांसियां दी जा रही हैं, कोई कोड़े मारे जा रहे हैं, कोई किलों में डाला जा रहा है, ऐसा कतन नहीं है। हमारे अदवार में तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और जनरल ज़िया-उल-हक जिंदा था और जिस तरह से हमारे कारकुनों के साथ हुआ, आज तो उसका अशरे शीर भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी किसी हद तक। मैं उसका तो ये नहीं कह सकता कि 100% उसको रोल्ड आउट किया जा सके, लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि कोई ना कोई आपके खिलाफ FIR होगी। और हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त अक्सर कहा करते थे कि हमें जो है वो बिल्कुल जिस पे इल्ज़ाम लगे वो गलत है या सही है, उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए और उसको पहले वो उसकी बरीयत होनी चाहिए। और बिल्कुल FIR तो कोई सामने नहीं आ रही, वो ना तो इंतज़ार पंचोता का पता चल रहा है, ना PTI बलोचिस्तान के सदर का पता चल रहा है। इसके अलावा जो भाभी थी ज़ैन कुरैशी की मिसेज़, वो भी 4 घंटे बाद मिली। खैर, मैं अब आ जाता हूँ अपनी उस असल गुफ्तगू की तरफ। मौलाना साहब ने इत्तफाक हो गया सर है, वो शेयर करें ना हुकूमत के साथ बैठ के। ये चीज़ें मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं आपको नहीं कह सकता कि आप गलत कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये चीज़ें आप किसी भी ऐसे दोस्त को बुला ले। मेरी हैसियत तो इतनी नहीं है कि मैं उनका जवाब दे सकूं। ठीक है जी, जो जवाब की पोजीशन में बुला लें और उनसे वैसे ये डिस्कस करें, शेयर करें उनसे जी। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बता दें, मौलाना साहब से जो इत्तफाक हुआ था वो डेफिनेटली वो अब बेंच पे हुआ था, आईनी बेंच के ऊपर हुआ था, लेकिन अब फिर इस तरह की खबरें, मैंने कहा वो मुतजाद ही है, ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा आपकी मौजूदगी में उसको ज़रा कंफर्म कर लूँ। बेंच है, डिवीज़न बेंच है या आईनी अदालत है, कहाँ खड़ी है इस वक्त पीपल्स पार्टी? ये सारी चीज़ें कहना कबल अज़ वक्त हैं। मैं समझता हूँ कि इनको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए और कुछ भी कहना जो है वो ज़रा कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इसमें आईनी अमेंडमेंट्स हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर हम मीडिया मैसेजिंग करते रहेंगे तो शायद उस पर वो असरअंदाज हो। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में या कल तक ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी तक तो मसवदा किसी ने पढ़ा नहीं है और हर आदमी पैनिक हुआ है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, किस तरह भी मुमकिन है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए, उसमें वो सारी चीज़ें।
नहीं। ठीक है शाहजी, मैं अभी दोबारा आ जाता हूँ। मलिक अहमद बच्चा साहब, आप बताइएगा, मुसव्वदे पर जो स्पेशल जो कमेटी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब भी थे, चीफ वेब भी थे, और गौहर खान साहब ने भी जब मुलाकात की बुलाना फजल रहमान से, तो उन्होंने कहा कि हम मुसव्वदे पर इत्तफाक हमारे हो चुका है, लेकिन हम इमरान खान साहब से एक मुलाकात ज़रूर रिक्वायर्ड करते हैं। तो इसका मतलब है आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। जी सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँ जी कि इसमें मुसव्वदे पे कोई इत्तफाक होना आप नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि वो तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि मुसव्वदे में क्या है, ये इतना तो पता है कि 26 अमेंडमेंट्स हैं। बाकी अब आप खुद देखें, हमारे उधर चीफ विप ज़रूर मौजूद थे लेकिन उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। असल बात ये है जी कि देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि 1973 में एक आइन जो कि मुतफ़िक़ा आइन कहा जाता है, जिसमें शाह साहब इधर बैठे हैं, भाई हैं हमारे, तो उस वक्त के जो 73 का दस्तूर था वही आज तक किसी न किसी शक्ल में, गो कि उसकी शक्ल काफ़ी इस वक्त तक तब्दील हो चुकी है, लेकिन उसी को मुतफ़िक़ा आइन माना जाता है। और उस वक्त इन्हीं की जमात बरसर इक़्तिदार थी। उस वक्त ये था कि तमाम सियासी जमातों का एक इत्तफाक हुआ था, कंसेंसस हुआ था कि इस आइन को पास किया जाए, जिसमें मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब भी उस आइन में, उनका बड़ा किरदार था, वो भी मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आइन में अमेंडमेंट्स आती हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिस तरह 1973 में हुआ कि तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ गईं तो वो एक मुतफ़िक़ा आइन बना, या फिर उस जमात के पास जो अमेंडमेंट करना चाहती है उसके पास अपनी अद्दी अक्सरियत इतनी हो कि आप लोग जो आप समझते हैं कि इस मुल्क व कौम के लिए बेहतर अमेंडमेंट्स हैं वो पार्लियामान में की जाएँ। अब यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। राय साहब भी और मोहतरम शाह साहब भी, दोनों भाइयों ने इस बात पे पहले तो ये इत्तफाक ही किया है कि इस वक्त कुछ न कुछ हालात ख़राब हैं उनके नज़दीक। मेरे नज़दीक तो सारा आवा ही ख़राब है, लेकिन उन्होंने भी कुछ न कुछ इसका इकरार इस सेंस में किया है कि जिस तरह राय साहब ने ये फरमाया कि जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, FIRs हैं, तो शाह साहब ने भी ये बात की कि उसके जब ज़िया का मार्च चल रहा था तो उस वक्त से आज हालात बेहतर हैं, यानी इन्होंने कुछ एडमिट भी किया है। अब असल बात क्या है जी? असल बात ये है तो न तो इनके पास इस वक्त अद्दी अक्सरियत मौजूद है और ना ही इनके बाद कंसेंसस मौजूद है जमातों का। अब बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते में उन्होंने किया हुआ है, फस्तायत है, बंदे तोड़े जा रहे हैं। और मैं आपको अर्ज़ करूं, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे हैं ना जी कि नाम लें, मैं तो क्लियरली कहूँगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ था जनरल ज़िया के दौर में, तो कम अज़ कम उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ ARD की शक्ल में एक पिच पे थी। और उसके बाद भी जब कभी इस किस्म की सूरत हाल, जब इस्टेब्लिशमेंट कोई एक मेन दखल अंदाजी करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आलमोस्ट एक शक्ल में आ जाती हैं। उसकी एक मिसाल मुशर्रफ के बारे में, इनका मिसाक जमहूरियत हुआ था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस वक्त जो सितम ज़रीफ़ी हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और एक पॉलिटिकल मेन स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिल के एक जमात को निशाना बना रहे हैं। सर मैं अर्ज करूं, मेरे दोनों भाई बैठ जाए ना, पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठना भी तो नहीं चाह रहे ना बच्चर साहब, मलिक साहब, आप बैठना भी तो नहीं चाह रहे। जी सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त जो फस्तायत का शिकार तहरीक इंसाफ है और उसके जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं और उसके जो वर्कर्स हैं, और 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि बंदों को थ्रेट किया जा रहा है और बंदों को छापे मारे जा रहे हैं। और मैं अपने ज़ाती इल्म की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ, मैं को मफरूज़े पे बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो अब इसमें बंदा कहीं होता है, FIRs कहीं हो जाती हैं, 6-6, 10-10 FIR एक टाइम में एक बंदे पे होती हैं और दरमियान में फासला 200-200 किलोमीटर का होता है। ठीक है। देखिए, एक टेक्निकल बात है कि पार्लियामान का बेशक हक है
कि वो आइन में अमेंडमेंट करे, बट उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि तमाम तर जो जमातें हैं उनका कंसेंसस हो या उस जमात के पास अद्दी अक्सरियत हो। सर देखें, मेरी बात सुने, अगर ये कर लेते हैं, ये हमारे बंदे तोड़ के, ये उनको लोटा बना के या उनको डरा धमका के अमेंडमेंट कर देते हैं, तो लेजिटिमेसी क्या होगी उसकी, मुझे बताएं उस अमेंडमेंट की। सर इस टाइम तो लेजिटिमेसी काउंट भी नहीं हो रही ना मलिक साहब, लेजिटिमेसी काउंट भी नहीं हो रही ना। हमारी माजी की भी एक लेगेसी है, बजट भी पास हुए, सेनेट से भी बड़ा कुछ काम हो चुका। लेजिटिमेसी अकाउंट बिल्कुल होती है, और इतने बड़े जो पार्लियामान, जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम और मुकद्दस ऐवान है, ठीक है, उसमें तो ये जरूर जी। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ, मैं एक बताता हूँ, क्योंकि बैकअप प्लान भी बड़े जबरदस्त किस्म के तैयार हैं इलेक्शन कमीशन की शक्ल में, और ऐसे में एक और वजाहत भी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है, यानी हर तरफ से एक सर्टन बिल्कुल गैर मामूली हालात है पाकिस्तान के। इस ब्रेक के बाद आते जी। वेलकम बैक। अभी की आपको खबर दें कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। राजा कमर इस्लाम साहब, यानी नंबर पूरे करने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, रिलेक्टेशन है। पहले तो सेनेट के हवाले से इरफान सदीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आज कम से कम सेनेट से ये मुसविदा ज़रूर पास हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि भरपूर कोशिश भी की जा रही है। जी, ये तो नेचुरल है जी कि जब जाहिर है जब इनिशिएट इत्तेहादी जमातों और गवर्नमेंट ने किया तो कोशिश तो की जा रही है, और वो कोशिश नजर आ रही है। आप देखें, कहीं मुलाकातें हो रही हैं, कहीं डेलीगेशन मिल रहे हैं, मौलाना साहब के घर के तवाफ हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो बिल्कुल भरपूर कोशिशें हो रही हैं उसको कंसेंसस अचीव करने और वो करने के लिए। और कौमी असम्बली का इजलास अगर सेनेट में पहले हो जाता है, फिर नेशनल असम्बली में ऑब्वियसली सेकंड डे या थर्ड डे हो जाएगा। तो बिल्कुल भरपूर कोशिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह भरपूर पूरी तो। अच्छा राजा साहब, ये बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा वजाहती नोट आया, आप लोग इस वजाहती नोट को कैसे देख रहे हैं? और उन्होंने तो कह दिया कि इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली डेट्स में नहीं हो सकता, जब हमने ऑर्डर दे दिया तो उस पर हर हाल में अमल करना ही करना है, नो मोर क्वेश्चन। जहां दीगर बहुत सी मिसालें दी जा रही हैं कि जी फलां चीज पहले हमने कभी नहीं देखी, बहुत से दोस्त कहते हैं जी मैंने इतनी 30 साल सियासी जिंदगी में उन्होंने उतने कवानीन पास होते भी नहीं देखे थे जो आखिरी दिनों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने किए, उन्होंने उतने ऑर्डिनेंस भी उससे पहले माजी में नहीं देखे थे जो उस दौर में हुए, और ऑब्वियसली फिर हमारे दौर में भी कानून साजी थोड़ी सी ज्यादा रफ्तार से हुई। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें जो इससे पहले माजी में बहुत सी वो नजर नहीं आती थी, तो ये इस हवाले से लोगों का अपना अपना एक मौक़िफ़ जरूर है, लेकिन बहरहाल चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। आइन में जो है वो एक स्टैग्नेंट प्रोसेस तो लॉ है नहीं है, वो तो एक लगातार एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और ठीक है जरूरत के मुताबिक जाना है, तो इंशाल्लाह ये भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलेगा जी। तो अब जो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो कौमी असम्बली में और स्पीकर साहब को जो एक ख़ास किस्म की नज़र थी उनकी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो खत भी लिखा था, तो अब आप उससे मुकम्मल तौर पर मायूस हैं? इलेक्शन कमीशन का जो आज मौक़िफ़ सामने आया है, इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि उनकी लीगल टीम का, जी जी, जो मीडिया के थ्रू, ज़ाहिर है मैं उधर एनी शायद नहीं था, वो यही था कि जी जब एक एक्ट की मौजूदगी में, एक कानून की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की जो है वो नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी, और टाइमिंग्स आप देखें इन चीजों की, कि पिछली दफा भी जब जिस दिन को अमेंडमेंट ने ले होना था तो उस दिन ये और चीफ जस्टिस ने बिल्कुल जो है वो नेचुरली उन्होंने पूछा भी था कि ये कहाँ पे मीटिंग हुई, कहाँ ये कंसेंसस अचीव हुआ, और उसके बाद उस पे 8 जजेस की तरफ से वो आया, और आज भी तो ये वजाहतें देना, वजाहत मांगी गई है सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बार फिर मांगी गई है सर, ये मांगने के ऊपर है सर, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये वजाहत कहाँ पे
जो हमारा मौकफ है कि वो किस मीटिंग में, किस जगह, किस बेंच के रूबरू, किस डेट पे जो है फाइनलाइज हुई। चूंकि अदालतें तो फैसलों से बोलती हैं, फैसले कोर्ट रूम से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, थोड़ा आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्ड है ये मखसूस नशिस्तों पर जो एक बार फिर वजाहत आई है, चाहे इसके कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कंफर्म कर दूं, ये दोबारा इलेक्शन कमीशन ने मजीद वजाहत मांगी थी इलेक्शन एक्ट के आने के बाद, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जो अक्सरियती बेंच है, उन्होंने जो हमेशा से अपने शॉर्ट नोटिस में भी कहा था कि अगर कहीं कोई बाम है तो आप बेंच में कहीं से आप राब्ता कर सकते हैं, चैम्बर बात कर सकते हैं। तो अब ये दूसरी भी वजाहत आ गई, उसके ऊपर आज टाइमिंग भी बड़ी अहम तस्वुर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम तरीन इजलास भी था, वो भी कुछ फाइनल टर्म्स पे पहुंचे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की टेक क्या है इस पे? देखिए ये तो वो जो वजाहत आई है वो देखी जाए तफसीलन क्या चीज़ है उसमें और क्या नहीं है, और फिर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी देखा जाए कि वो जी इजाजत हो तो मैं बता दूं, बड़ी बहुत दो हरफी है, आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं दो हरफी। सर अर्ज सुन लेना जी, उस पर यकीनन है कि उन फैसलों का एहतराम होना चाहिए। अब इस पे दूसरे फरीक का क्या मौक़िफ़ है, मैं तो उन दोनों फरीकैन के अंदर दरमियान फरीक नहीं हूँ। ठीक है, तो इदारों का, दोनों आईनी इदारे हैं, उन दोनों इदारों का इशू है और वो रिजॉल्व होना चाहिए। वो तो डायरेक्टली हमारे पे उससे हम इफेक्ट हो रहे हैं, जो आम आवाम हैं जिनके बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा, जिनके वोट से पार्लियामान बनती है या जिनसे टैक्स जनरेट होता है, उस टैक्स पेयर को तो इस लड़ाई में कुछ भी नहीं मिल रहा। और हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वो बिल्कुल नज़रअंदाज हो रही है। नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो भी है अदलिया का फैसला उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और अगर कोई है किसी भी फरीक को उस पर कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई समझने में कोई फ़र्क लग रहा है तो वो उसके वजातें भी मांगे। और जी इस इम्पैक्ट को आप ले रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो 8 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला दिया, ये अपने फैसले पर कायम है और बड़े तगड़े तरीके से कायम है। ये 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये पीछे नहीं हट रहे। वो तो काबिल एहतराम 8 जजेस हैं। मैं तो एक जज का भी कहता हूँ अगर फैसला हो तो उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। मुआशरे जो हैं वो जुल्म के साथ तो कायम रह सकते हैं, नाइंसाफ़ी के साथ कायम नहीं रहते। वो होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ जी कि 8 जजेस का जो है वो डटे रहें या ना डटे रहें, वो जज हैं, काबिल एहतराम हैं, उनके फैसले मानने चाहिए। हमने तो अदालती कत्ल भी बर्दाश्त किए हैं, बिल्कुल। हमसे ज्यादा कौन अदलिया का एहतराम कर सकता है जी। हमने तो आज तक उनकी तरफ ना उंगली उठाई है ना पत्थर फेंका है। हम तो फिर उन्हीं के पास जाते हैं कि हमें इंसाफ आप ही ने देना है, आप ही हमारे जज हैं, आप ही काबिल एहतराम हैं। तो हमें उससे, मुझे एक सियासी कारकुन की हैसियत से कोई वो फर्क नहीं उनमें के उनके। अच्छा शाह जी, आप ही की पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर पॉलिटिशियन है नवीद कबर साहब, उन्होंने भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो स्पीकर ने ख़त लिखा था ना, हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसको ओन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक स्टे नहीं आता या रिव्यू में नहीं जाता वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, इस पर अमल होना चाहिए। देखें, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में बड़ी क्लियर है। हम जुडिशरी का एहतराम करते हैं और उसके एहतराम से ही मुआशरा कायम रहेगा, नहीं तो हम अनारकी की तरफ जाएंगे। और अभी जैसे भच्चर साहब कह रहे थे, मेरे वो बड़े ही मोहतरम और काबिल एहतराम भाई हैं, उनसे बड़ा एक अच्छा हमारा ताल्लुक रहा है और इंशाल्लाह वो रहेगा। जैसे वो अभी कह रहे थे कि हसन ने एडमिट किया है, मैं बिल्कुल यकीनन ये चीज़ कहता हूँ। और मैंने वो मिसाल सिर्फ इसलिए दी थी कि सख्ती के तो वो 2 अदवार थे, वो मुशर्रफ का हो या वो ज़िया का हो या अयूब का हो, और वो यकीनन वो दौर थे। और आज भी कुछ ना कुछ जो खामी खराबी है या कोई इंतशार है तो वो इनके होते हुए तो उसे बिल्कुल 100% क्लियर नहीं किया जा सकता कि वो नहीं है, क्योंकि उनका वजूद माशाल्लाह बरकरार है। और सियासत के अंदर जो इंतशार की रिवायत है वो कैसे ख़त्म की जा सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चे साहब, आप ज़रा बताएं, वजाहती ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये टाइमिंग फिर बड़ी अहम है। पहले भी कोई शक नहीं, ऑन द रिकॉर्ड है कि जब तरमीम के हवाले से इजलास बुलाया गया था उस वक्त भी, और आज फिर
जब ज़रूरत है इन मखसूस नशिस्तों की, हुकूमत को, हुकूमत के इत्तेहादियों को, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहती नोट आया है। ये टाइमिंग आप कितनी अहम तस्वुर करते हैं, ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस को बहुत बड़ी सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। देखें सर, बात यह है भाईजान कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था अपने रिमार्क्स में कि हमारे फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने सही नहीं की, जब हमारे से हमारा निशान छीना गया 13 जनवरी 2024 को 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। तो देखिए, एक तो मैं आपको एक ये बात क्लियर कर दूं कि जो पार्टी का सिंबल होता है वो कोई पार्टी की मलकियत नहीं होता, वो लोगों की मलकियत होता है। तो ये हर पार्टी के साथ किसी न किसी दौर में हुआ है कि उनसे उनका निशान वापस लिया गया, लेकिन वो पार्टीज, सियासी पार्टीज ख़त्म नहीं होती हैं ऐसी बातों से। तो एक दफ़ा जब हमारा निशान हमारे से वापस लिया गया, कोई प्रेशर कुकर के निशान पे लड़ा, कोई जूते के निशान पे लड़ा, को पता नहीं किस किस निशान पे लड़ के हम असेंबली में पहुंचे। उसके बाद जब ये स्पेशल सीट्स का मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 जजेस का फैसला था, वो इलेक्शन कमीशन आज उस फैसले को एक इलेक्शन एक्ट की वजह से उस फैसले को नहीं मान रहा। तो मेरे ख्याल में ये टाइमिंग एक बैकअप की टाइमिंग है, एक बैकअप रखा गया है कि अगर बंदे पूरे नहीं होते तो हम सीट्स दे देंगे इस अमेंडमेंट के लिए। मैं बार बार एक ही बात करूंगा जी, सीट्स भी दे दें, अमेंडमेंट करवा लें, अद्दी अक्सरियत पे अमेंडमेंट हो जाएंगी, सारा कुछ कर लें। देखें क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी दुनिया में इन अमेंडमेंट्स की, जब आपके पास दो बुनियादी जो असूल हैं कि अमेंडमेंट्स, आइन में अमेंडमेंट्स के लिए या सारी जमातों का कंसेंसस हो या उस जमात के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो अपनी अद्दी अक्सरियत की बुनियाद पे ज़ाती तौर पे, जिस तरह 97 में नून को मिली थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, जिस तरह भी मिली मिल गई। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, ना ही अद्दी अक्सरियत है और ना ही इनके पास कंसेंसस आ रही है। अभी आप मौलाना गफूर हैदरी साहब की स्पीच सुन ले, उन्होंने अभी रिसेंटली की है कि हमें धमकियां दे के, मार के, हमें डरा के तो हमसे वोट नहीं लिए जा सकते। इम्पैक्ट तो ये भी आ रहा है ना कि आप और मौलाना साहब ना जानबूझ के 25 तारीख तक खींचना चाह रहे हैं सारे मामले को। वो भी तो एक शक शुबे वाली बात है ना। बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। मेरी देखिए, बात बिल्कुल इतनी सादा नहीं है, आई एग्री। बात ये सादा होती तो ये एक बड़ा ग्रैंड एक कंसेंसस हो जाता, और अगर ये जमहूरी ताकतों के पास मुकम्मल होती, मैंडेट होता इन अमेंडमेंट्स को लाने का। और इनको देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक कानून एक कॉन्स्टिट्यूशन में आइन हमारे में मिला 1973 में। उसके बाद आपको याद होगा जो आया था जनरल ज़िया के दौर में, जो एक अमेंडमेंट आई थी, उस पे भी गैर जमाती एक असेंबली थी, लेकिन उसने भी पूरी असेंबली ने कंसेंसस किया था। शायद आपको याद होगा जब 58(2) भी आया था, आपको भी याद होगा। लेकिन ये तो चीज ही उल्टी हो रही है ना सर। इनके पास तो दोनों चीजें नहीं है और सिर्फ ताकत। शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। मलिक अहमद खान बचर साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं गैर मामूली जल्दी तो हुकूमत और हुकूमती बेंचेस की तरफ से है। कितना ही अच्छा हो जब आप ये तारीखें देते हैं कि सेनेट का इजलास आज इतने बजे है और आज सेनेट से मुसविदा पास करा लेंगे, उसके बाद ना इजलास मुलतवी हो और मुसविदा भी पास ना हो, तो कहीं ना सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी थोड़ी लो होती है और हुकूमत की कमज़ोरी कहीं ना कहीं आया होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।